नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम राशन प्रणाली के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें खाद्यान्न मुहैया कराने की जो व्यवस्था है उसमें एक तो है कि उनको खाद्यान्न दिया जाता है और लंबे समय से एक विचार एक आइडिया के ऊपर बात होती रही है कि क्या राशन सिस्टम में करप्शन को खत्म करने के लिए लाभार्थियों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, सीधे उनके हाथ में पैसा दिया जाए, जिसे आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कहते हैं। और उसमें क्योंकि जो स्लिपेज होता है या उस तरीके का जो करप्शन होता है पीडीएस सिस्टम में, वो बंद होने के बारे में इस तरह की बात की जाती है। दूसरे उनके पास विकल्प होगा कि वो किस तरीके से सिर्फ गेहूं चावल के बजाय क्या बाकी खाद्यान्न भी खरीद सकते हैं। असल में ये इसका संदर्भ इस तरह से आ रहा है, अभी हम लोग क्यों इसमें बात कर रहे हैं। हाल ही में जो कर्नाटक की नई सरकार है उसने अन्न भाग्य योजना शुरू की है। उसमें जो लाभार्थी हैं उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देना है सरकार को, और सरकार के पास चावल उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार से एफसीआई के पास जो सेंट्रल पूल में खाद्यान्न होता है, राज्य सरकार ने वहां से उसकी मांग की थी चावल की, लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने उससे इनकार कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस तरह की स्कीम के लिए जो केंद्र सरकार का स्टॉक्स है उससे खाद्यान्न नहीं दिया जा सकता। और इसको लेकर के जो सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम भी जो शुरू की है उसमें भी राज्य को उसमें बोली लगाने से बाहर कर दिया है। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट और इन सब मामलों के लंबे अनुभवी सिराज हुसैन जी हैं, जो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय के सचिव रहे हैं, एफसीआई के चेयरमैन रहे हैं। वो इसको मामले को हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका भविष्य में किस तरीके का स्वरूप हम देख सकते हैं, या ये जो एक अभी अचानक एक बाई चांस इस तरीके की स्थिति आई है, क्या वो सिर्फ एक वन इंसिडेंट की तरह रह जाएगी या फिर इस पे आगे भी विचार किया जा सकता है। सिराज साहब, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं जैसे बात कर रहा हूं कि आपसे मेरा सवाल यही है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आती है उस पर हम अगला सवाल करेंगे, लेकिन पहला मैं ये कहूंगा कि अभी जो कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना को लेकर के जो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, उन्होंने केंद्रीय पूल से चावल मांगा है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी एक खास स्कीम के लिए, एक वर्ग के लिए इस तरीके से केंद्रीय पूल से अनाज नहीं दिया जा सकता। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसकी वजह क्या है, ये इस तरीके का जो तनाव राज्य और केंद्र के बीच में हुआ है? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इनैक्ट किया गया। पार्लियामेंट ने उसको 2013 में पास किया। जी वो ये गारंटी करता है कि हम हर एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड को, जो कि देश में तकरीबन 80-81 करोड़ हैं लोग, उनको 5 किलोग्राम खाद्यान्न देंगे, गेहूं देंगे, चावल देंगे, या दोनों का कोई एक हम प्रोपोर्शन में मिक्स देंगे। जी लेकिन जब कोरोना की एपिडेमिक आई तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। भारत सरकार के पास उस वक्त स्टॉक भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि हम 5 किलो इजाफी फूड ग्रेन्स भी देंगे, यानी कि 5 किलो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में था उसके अलावा 5 किलो देंगे। और ये व्यवस्था काफी दिनों तक चलती रही, जी तकरीबन 2 साल ये व्यवस्था चली। और ये भी कहा जाता है कि इस व्यवस्था से लोगों में भुखमरी नहीं फैली, क्योंकि लोगों के रोजगार खत्म हो गया था और जी शहरी इलाकों से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों की तरफ, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले गए थे। तो ये क्रेडिट दिया जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कि उसकी वजह से इंडिया में भुखमरी नहीं हुई और लोगों की बहुत मदद हुई। जी और ये भी किसी हद तक लोग कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं, हमने भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जिताने में भी भारतीय जनता पार्टी को इसने मदद की। हुआ ये कि उसके बाद जनवरी से ये योजना खत्म हो गई, जो कि अगेन मैं कहूंगा एक सही फैसला था। जी और उसके बाद भारत सरकार ने ये फैसला किया कि हम 5 किलो ही देंगे, हम 10 किलो नहीं देंगे। लेकिन ये हो रहा था कि कई राज्यों में राज्य सरकारें ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारत सरकार से जी गेहूं या चावल लेके और उसको अपने पीडीएस में बांट रही थी। कर्नाटक में भी अगर आप देखें तो जनवरी 2023 से लेके मई 2023 तक उसने करीब 10 लाख टन
राइस भारत सरकार से ओपन मार्केट सेल स्कीम में लिया जी। भाजपा गवर्नमेंट ने और उसको पीडीएस में बांटा। मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार का जो ये अब फैसला कर्नाटक के बारे में आया ये सही है, क्योंकि अगर सारे राज्य इसी तरह 5 किलो की जगह 10 किलो बांटने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिमांड करेंगे चावल या गेहूं, तो उतना गेहूं सेंट्रल पूल में नहीं उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये फैसला सही है कि हम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमने गारंटी किया है 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, उतना ही हम देने की स्थिति में है। तो सिराज साहब ये बताइए कि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों तक ऐसा दिया जा रहा था केंद्रीय पूल से, तो ये इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केंद्रीय पूल में जो स्टॉक्स हैं खाद्यान्न के हमारे, वो थोड़ा कमजोर है? वो मेरे ख्याल से 6 साल के निचले स्तर पर है इस वक्त। गेहूं की बम्पर और रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद जो सरकारी खरीद है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रही, सिर्फ 262 लाख टन की हुई। चावल का स्टॉक है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल जैसे आप कह रहे हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत को देखते हुए सरकार आश्वस्त रहना चाहती है कि उसमें कोई अड़चन ना हो। अगर हमारे पास सेंट्रल पूल में ज्यादा स्टॉक्स होते, एक टाइम में जब 1100 लाख टन तक हमारे पास थे, तो आपको लगता है कि ये इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं स्टॉक्स का कम होना एक वजह है? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। पिछले साल भी गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट था वो सिर्फ तकरीबन 18 मिलियन टन था जी। और इस साल भी उम्मीद से कम प्रोक्योरमेंट हुआ। तो जो गेहूं का सरकार के पास स्टॉक है वो अब पिछले कई सालों के मुकाबले में बहुत कम है। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा स्टॉक को कैरी ओवर करना भी सरकार के लिए बहुत महंगा होता है और वो जी। कोई बहुत अच्छी पॉलिसी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसकी एक बहुत कैरिंग कॉस्ट होती है जो कि फिर उस फूड सब्सिडी को बढ़ा देती है। तो अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में देश ने 5 किलोग्राम फी पर्सन हर महीने देने का एक प्रोविजन किया है तो उस पर हमें इक्तफा करना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि क्योंकि कोरोना के जमाने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम 5 किलो की जगह 10 किलो दे रहे थे जी। और ये ऐसा देखा गया, ऐसा क्लेम किया गया कि उसकी वजह से इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकारें भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं और साउथ इंडिया की कई स्टेट्स में जितनी भारत सरकार अप्रूव करती है संख्या जी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उससे ज्यादा राशन कार्ड दिए हुए हैं। तो ये भी एक वजह है कि उनके राज्यों में इसकी डिमांड जितनी भारत सरकार का कमिटमेंट है उससे ज्यादा होती है। इसमें आपने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि जो बेनिफिशियरी का जो नंबर है, जो लाभार्थियों की संख्या है, उसको लेकर के भी कुछ उस तरीके का मतलब मसला है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कार्ड है। कुछ बातें शायद केरल के बारे में भी इस तरह की आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में ये जो एक वहां की सरकार, कर्नाटक सरकार ने तय किया कि 34 रुपया किलो के हिसाब से वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे लाभार्थियों के खाते में। शायद 170 रुपया महीना कुछ इस तरह का जो अमाउंट आता है। और अभी जो बाजार की कीमत है चावल की, वो शायद लगभग वो जिस तरह का चावल राशन में वितरित होता है लगभग उतनी है। हो सकता है कि जो अभी एफसीआई या सेंट्रल पूल की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उससे ये दाम कम हो। आपको क्या लगता है कि अभी भी इकोनॉमिक कॉस्ट इससे भी ज्यादा है क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट से ये कम होगा ऐसा लगता है। अगर अगर इस साल बहुत ज्यादा बारिश कम नहीं हुई और धान की जी। फसल ठीक रही, हालांकि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एल नीनो का असर होगा, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, मार्केट प्राइसेस जनरली उससे कम ही रहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। जी। जी। लेकिन आपने डीबीटी के बारे में पूछा तो हम ये समझते हैं, मैंने श्वेता सैनी के साथ इस पे एक बहुत अच्छा तफसीली पेपर भी तकरीबन 3 साल पहले लिखा था। हम बार बार ये कहते हैं हरवीर साहब कि हम इसको री इमेजिन करें कि क्या 2032 में भी हम इसी तरह फूड ग्रेन बांटते रहेंगे। हमारे पास अगले 10 साल का क्या रोड मैप है। जी। एक तो आप देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ना होने की वजह से और सेंसस का डेटा ना होने की वजह से ये मालूम ही नहीं हो पा रहा है कि कितने लोगों को एलिजिबल होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। अभी देखिए 3 दिन पहले प्राइस की एक रिपोर्ट जारी हुई है
जी। जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। लेकिन वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 में ही देश में 42 करोड़ मिडिल क्लास हो चुका था, जबकि अच्छा। इनकम टैक्स पेयर्स की तादाद करीब 3-3.5 करोड़ ही है। जी। तो ये जो डेटा की डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये तभी दूर हो सकती हैं जब हमारे पास सेंसस का डेटा हो, हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हो, हमारे पास लार्ज स्केल सर्वेज, साइंटिफिकली डिजाइन और फेयरली डन, इम्पार्शली डन सर्वेज हो। तो ये पता लगना चाहिए देश को कि क्या सचमुच 80 करोड़ लोगों को इतनी सब्सिडी के बाद फूड ग्रेन्स देने की जरूरत है। हो सकता है ये तादाद कम हो जाए। डॉक्टर गुलाटी बहुत जी। बार लिख चुके हैं, और एक रिपोर्ट में भी ये लिखा गया था कि ये तादाद घट के 30 करोड़ होनी चाहिए या 40 करोड़ होनी चाहिए। तो ये अभी इशू तभी सेटल हो पाएगा जब अगला सेंसस और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए इसमें सिराज साहब, एक तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है फूड ग्रेन का, उसको लेकर के भी काफी पुराना आंकड़ा है। तो उससे भी आप अगर अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को देखेंगे, वो भी एक बड़ा चैलेंज है अगर पर फैमिली अगर आप देखेंगे उसमें। एक तो ये पहलू है। दूसरा, आपने कहा कि आंकड़े ठीक नहीं है, तो इसलिए ये एक बड़ा सवाल आता है कि जो राशन के जरिए जो राशन मुहैया कराया जाता है, सेंट्रल पूल के लिए हम इतना प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वो फिर कितना वाजिब है? क्या उसको कम ज्यादा किया जा सकता है? क्या ये इसमें स्पष्टता आने की जरूरत है? और ये तभी आएगी जब हमारे हाथ में सही आंकड़े होंगे। एक सवाल ये है कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा पब्लिक फूड सिस्टम का या एक पब्लिक स्टॉक्स का, उसके पीछे एक तो एमएसपी सिस्टम है कि आप सरकार किसानों को कहती है कि आपको इतना एमएसपी मिलेगा, आप खाद्यान्न उगाइए, और फिर वो अपनी सरकारी खरीद में उसकी खरीदारी करती है कि उसका फिर राशन में वितरण होता है। तो एक तो चेन ये है कि किसान उत्पादन करता है, आप स्टॉक्स रखते हैं, उसको राशन में वितरित करते हैं और जरूरतमंदों को जायज दाम पर या फ्री में उनको, जो कमजोर वर्ग है उनको आप भोजन उपलब्ध कराते हैं। अब ये जो जो मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे कई सारे लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप ये बंद कर दीजिए सिस्टम, और आप सिर्फ जैसे बाहर अमेरिका में फूड स्टैम्प्स का चलन है, आप इस तरीके से पैसा दे दीजिए, वो दुकान पे जाएंगे, जो रेट होगा उस पर खरीद लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो उससे भरपाई हो जाएगी। तो ये, क्योंकि पहले तो क्या था, राशन का जो इशू प्राइस थी वो थी, अब तो नहीं है। अब तो नया जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नया लागू हुआ है, पूरी तरीके से मुफ्त हो गया है। अब वो एक तो वो डिफरेंस की बात खत्म हो गई। तो आपको क्या रिमोटली भी लगता है कि हमारे यहाँ जो नया जो एक व्यवस्था बनी है, आपने भी लिखा है उसमें जैम की, जनधन मोबाइल और बैंक अकाउंट का जो है उस तरीके से, तो ये अब फिजिबल हो गया है कि लोगों को सीधा उनके खाते में पैसा दे दिया जाए, और ये जो बाकी जो प्रक्रिया है इसकी दरकार अब नहीं है आने। या जैसे आपने कहा कि 2032 करोड़ मैप की जब अगर हम बात करें, 10 साल आगे क्या हम देखें या 15 साल आगे का देखें, अभी तो 25 साल आगे का देखा जा रहा है कि भाई अमृत काल में जो है। तो ये, क्या हमारे पास ऐसा कोई रोड मैप है? क्योंकि आपने इतने दिनों तक सिस्टम में आप रहे हैं, आपने विभागों को और मिनिस्ट्रीज में अपना लीड का रोल अदा किया, और तमाम सारा जो नियम कायदे या नीतियां बनाने की प्रक्रिया है उससे आप बहुत करीब से वाकिफ रहते हैं। तो ये आपको लगता है कि ऐसा कोई समय आ गया है नजदीक कि हम उस दिशा में जाएं, और उसमें एक इसको जो कर्नाटका का अभी का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक स्टडी की तरीके से काम कर सकता है? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है जी। कि अगर सरकार चाहे तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से फूड सब्सिडी ट्रांसफर कर सकती है। अब ये 3 यूनियन टेरिटरीज में इसका पायलट चलाया गया था, चंडीगढ़ में, दादरा और नगर हवेली में और पुडुचेरी में। जी। लेकिन उस पायलट को भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कुछ बहुत ज्यादा परसू नहीं किया, और जो सिस्टम फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा था वो चलता रहा। उसकी एक वजह यह है कि प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो जी। कैसे हम उसको खत्म करके और उस फूड ग्रेन स्टॉक का क्या करें। तो हमने जो अभी आर्टिकल लिखा है श्वेता सैनी के साथ, हमने ये कहा है कि कर्नाटक पहला राज्य होगा देश में जी। जहां इतने बड़े पैमाने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा फूड सब्सिडी का। तो इसके कॉन्करेंट इवैल्यूएशन साथ साथ करने की जरूरत है।
हम ये चाहते हैं, हमारा ये सुझाव है कि कर्नाटक की राज्य सरकार या भारत सरकार के साथ मिलकर या अकेले वो किसी अच्छी बड़ी रिप्यूटेड संस्था के साथ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कराएं कि जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई। देखिए, अब से चंद साल पहले तो ये मुमकिन नहीं था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जी हमारे पास आधार बैंक अकाउंट नहीं थे और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब बहुत बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट हो गए हैं, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का सिस्टम है, वगैरह वगैरह। इसके बावजूद हम ये कहते हैं इसमें दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज ये है कि देश के सभी राज्यों में डायरेक्ट जी बेनिफिट ट्रांसफर को फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में फूड की अवेलेबिलिटी कम है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां जी नहीं लागू हो सकता। तो ये एक फेज मैनर में आएगा। तो कर्नाटक इसको कर रहा है, हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छी चीज इस डेवलपमेंट से हुई है जो केंद्रीय सरकार ने मना कर दिया। और जी अगर इसका इवैल्यूएशन में ये लगता है कि ये सक्सेसफुल है, तो आप बताइए हरवीर साहब, मैं ये सोचता रहता हूँ कि हम जी पंजाब में भी फूड ग्रेन बांटते हैं पीडीएस में। अब बताइए, जो राज्य पूरे देश को फीड कर रहा है, हरियाणा पूरे देश में फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा है, वहां भी हम पीडीएस में बांटते हैं। और उसकी वजह से जो डाइट्स का डाइवर्सिफिकेशन है, हेल्दी डाइट्स हैं, वो जी। सब भी नहीं हो पाता। तो इसके अच्छा, कई फायदे। ये तमाम सारे फायदे इसके हैं, लेकिन एक चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि अभी भी हमारे देश में किसानों को जो अपनी फसल का वाजिब दाम मिलना एक बड़ा चैलेंज होता है। और वो लोग मानते हैं कि गेहूं धान तो ऐसी फसल है जहाँ पे लगभग तय है कि आपको काफी हद तक एमएसपी मिल जाएगा। ऐसे में अगर हम ये हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि इसको अबंडन कर दें, तो जो किसान इसके ऊपर निर्भर कर रहा है उसका क्या होगा? ये किसान का सवाल भी एक बड़ा सवाल है कि और प्राइवेट ट्रेड का हमने बहुत चीजों में देखा है जो एमएसपी के इवन जो मुख्य फसलें खरीदी जाती है एमएसपी में, ऐसी फसलें जो एमएसपी के तहत आती हैं लेकिन सरकार उस तरह खरीद नहीं करती, वहां पर किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है। उन्हें एमएसपी नहीं मिलती, प्राइसेस क्रैश हो जाती हैं, भावांतर योजना भी कामयाब नहीं हुई। तो फिर उस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए आपको चाहिए, तो इसलिए आपको खरीदना पड़ता है। तो अगर हम इसमें थोड़ा इससे डाइवर्ट होंगे तो ये जो किसानों के सामने चैलेंज पहले से ही है वो और बड़ा हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारे सामने दूसरे देशों की मिसाल मौजूद है। चाइना में भी अगर आप देखें तो सपोर्ट प्राइस वहां भी होता है। हालांकि उनका सपोर्ट प्राइस का सिस्टम इतना रिजिड नहीं है। जी मार्केट प्राइस, ग्लोबल प्राइसेस और कई चीजों को देख के वो अब हर स्टेट में भी अलग अलग वेरिएशन हो जाता है उनके यहाँ सपोर्ट प्राइस में। और ये भी होता है कि आगे आने वाले साल में कम हो जाए सपोर्ट प्राइस, पीछे वाले साल में ज्यादा हो। जी जी लेकिन उनके यहाँ पीडीएस जैसी चीज नहीं है। तो जो प्रोक्योरमेंट वो करते हैं उसको वो अपने देश के मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करते हैं। वहां धान प्रोक्योर होता है काफी बड़ी मात्रा में, और जी वो चावल में उसको मिलिंग करके नहीं रखते हैं, वो उसके धान की शक्ल में ही स्टोर करते हैं। उनके यहाँ स्टोरेज की फैसिलिटीज बहुत हमसे हमारे मुकाबले में बेहतर हैं। और फिर वो उसको धीरे धीरे, जिसे आप कह सकते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत रिलीज जी करते हैं, जिससे कि मार्केट प्राइसेस स्टेबल रहे। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट प्राइसेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो। तो एक तरफ जी किसानों को एमएसपी मिल जाए, दूसरी तरफ एमएस मार्केट प्राइस ना बढ़े। ये तो एक चीज हुई। लेकिन अगर आप 10 साल के पर्सपेक्टिव में देखें या सोचें, तो हम तो बार बार लिखते हैं नीति आयोग से, हमने बहुत बार ये बात लिखी है कि ये सोचना चाहिए कि क्या 10 साल भी है, साल बाद भी एमएसपी का यही सिस्टम रहेगा, इसी तरीके से हम ओपन हैंडेड प्रोक्योरमेंट करेंगे, या हम किसी और सिस्टम में मूव करेंगे। तो ये चीज जाहिर है कि ओवरनाइट नहीं हो सकती, लेकिन इस बारे में सोच के हमें जरूर कोई एक पेपर जारी करें, उस पर डिस्कशन करें। हुआ क्या है कि राज्य सरकारों के साथ जो संवाद था जी केंद्र का, उसमें बहुत कमी आई है। और उस कमी की आने की वजह से बहुत डिस्ट्रस्ट जैसा हो गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि ये एक भविष्य का रोड मैप बनाने के लिए एक इसमें से कहीं ना कहीं हमें एक इस तरह का आइडिया आ सकता है या एक ग्राउंड पे असेसमेंट हो सकता है, इवेल्युएशन हो सकता है कि हमारे देश में अगले 10 साल बाद जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम और जो राशन प्रणाली है उसका स्वरूप क्या हो,
उसको लेकर के चर्चा जरूरी है, उसके ऊपर बात हो सकती है। और ये कर्नाटक सरकार ने हालांकि कहा है कि जब तक उनके पास चावल उपलब्ध नहीं होता तब तक वो कैश देते रहेंगे, और जब चावल उपलब्ध हो जाएगा तो फिर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक हो सकता है ये कुछ महीने का विंडो हो, या 6 महीने का हो, या साल भर का हो, और उसके बाद फिर वो पुरानी स्थिति में चले जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इसने एक चर्चा के लिए मौका तो दे दिया है कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है और प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है, और लोगों को जो जरूरतमंद है, जो लाभार्थी है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाने के मामले में मदद करने के लिए किस तरीके का स्वरूप ले सकता है, उसके ऊपर ये एक अच्छा मौका है बात करने का भी और इसको इवेलुएट करने का भी। एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा कि क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर या हमारे देश में राशन प्रणाली के जो सुधारों की बात होती है उस पर बहुत चर्चा नहीं होती, एक संक्षिप्त टिप्पणी अगर आप करें इसको समराइज करने के लिए, आप क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए, और इसमें क्या वाकई समय आगे आगे बढ़ने की अब इस हमें आगे जाने की जरूरत है? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जी और कुछ राज्यों ने ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ राज्यों ने उतने ज्यादा नहीं किए हैं, और कई चीजें इस तरह की कंटिन्यू कर रही हैं जो पहले से आ रही हैं, और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो पाई है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो पहले, यानी कि इतने सालों से शुगर केन जी एफआरपी के माध्यम से चीनी मिलें खरीद रही थी, लेकिन ये पहली बार हुआ 4-5 साल पहले, जब चीनी के दाम बहुत गिर गए, तो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि हम एक मिनिमम सेल प्राइस शुगर का रखेंगे। जी यानी कि कोई शुगर मिल उससे सस्ते दामों पे चीनी नहीं बेच सकती है। तो आप देखिए कि जरूरत के हिसाब से देश में फैसले, नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, और ये एक अच्छी जी चीज है। हम बहुत रिजिडिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि सब चीज को बिल्कुल डी कंट्रोल कर दिया जाए। जाहिर है कि अगर डी कंट्रोल करने की पॉलिसी होती तो मिनिमम सेल प्राइस ऑफ शुगर हम कैसे फिक्स करते। हाँ तो अब होता क्या है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर के सरप्लसेस हैं वो बड़े मार्जिनल है। रवीर भाई, जी ये बात बहुत समझने की है, और आपके यहाँ विश्वजीत धर साहब भी इसके बारे में लिखते रहते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स वो लिखते हैं, हम उसको बड़े गौर से पढ़ते हैं। तो ये सरप्लसेस मार्जिनल होने की वजह से किसी साल में तो हमारे पास सरप्लस हो जाता है, हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं, जी और किसी साल में वो सरप्लस खत्म हो जाता है तो हम उस एक्सपोर्ट को बैन करते हैं या उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश में सरप्लसेस जनरेट नहीं होंगे, और सरप्लसेस जनरेट नहीं होंगे तो जाहिर है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। जो रिफॉर्म का प्रोसेस है वो एक सरप्लस इकोनॉमी में तो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, लेकिन एक डेफिसिट इकोनॉमी में उसको चलाना दिक्कत तलब है। तो सिराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग जो ये एक विषय है, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी या राशन की व्यवस्था में किस तरीके से बदलाव और रिफॉर्म के ऊपर बात हो सकती है। हो सकता है चर्चाएं शुरू हो, एक मौका आया है, और हर चीज लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती, बदलाव तो होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसमें हमें समय दिया रूरल वॉइस में आकर के इस पूरे मुद्दे को और इसका जो भावी स्वरूप हो सकता है उसको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।